हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे और इस एक वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। बच्चे अक्सर ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्किप करते हैं, जिसकी वजह से उनको इस एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से बनते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे और ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव यहाँ पे जुड़ पाएँ। तो आज हम लोग बात करने वाले बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड क्या होता है इसके बारे में जान देखते हैं। तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। और बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में ब्लड जो है यहाँ पे आपका, ठीक है, ब्लड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड क्या होता है? प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड कहा जाता है बॉडी का। या हम इसको कह सकते हैं कि ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये ओनली कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि ब्लड क्या है? ब्लड ओनली कनेक्टिव टिश्यू है। देखो टिश्यू डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने जब एनिमल टिश्यू पढ़ा उसमें हमने डिफरेंट टाइप का आपको टिश्यू बताया। अगर आपने अभी तक टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप हमारी क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे जाके टिश्यू चैप्टर को जो है, सेल और टिश्यू चैप्टर वहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसको आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ पे टिश्यू के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो टिश्यू 4 टाइप के आपने पढ़े हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, ठीक है, और आपका जो है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड जोड़ने का एक तरह से काम करता है और ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा यानी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो ब्लड में लिक्विड लिक्विड वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स या प्लाज्मा। ठीक है, तो एक पार्ट है फ्लूइड मैट्रिक्स और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा जो है वो 55% का अप्रॉक्स होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 55% ऑफ ब्लड होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होती है 45% होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्लाज्मा है इसमें वाटर कितना है? 92% क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है प्लाज्मा। तो इसमें ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि इसमें वाटर होता है, और वाटर इसमें कितना है? वाटर हमारे पास है 90% टू 92%। ठीक है, इतना वाटर यहाँ पे इसमें होता है प्लाज्मा में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स जैसे फाइब्रिनोजन। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, और ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स हो गए ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको बोलते हैं, तो ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सब प्रोटीन है जो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, ठीक है, प्लेटलेट के साथ मिलके, और ग्लोबुलिन्स यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको हम एंटीबॉडी क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो होती है डिफेंस का काम करते हैं। एल्बुमिन्स होते हैं ब्लड में, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो एल्बुमिन्स क्या करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये डिफरेंट जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रोटीन के उसके प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटीन्स कह रहे हैं। तो अलग अलग प्रोटीन्स है प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मा में मिनरल भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लड का अलग अलग सेल्स ब्लड की बनी हुई है। आरबीसी, ब्लड में आरबीसी होती है, रेड रेड बनी है, प्लेटलेट्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, आरबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स, ईओसिनोफिल, ये सब फॉर्म्ड एलिमेंट हैं ब्लड के। यानी ब्लड का जो सॉलिड पोर्शन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ब्लड में जो सॉलिड मटेरियल जितना भी है वो ये सेल्स होती हैं। ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट, ईओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। आरबीसी जो होते हैं ये कॉर्पसल्स कहे जाते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी क्या होते हैं? कॉर्पसल्स होते हैं, सेल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्लेटलेट जो होते हैं ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। प्लेटलेट क्या है? सेल फ्रेगमेंट है ना, यानी सेल के रिमेनिंग पार्ट्स हम कह सकते हैं, बचे हुए पार्ट्स हैं। बाकी सब ये जो इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स के टाइप है, और ये सेल्स होती हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अलग अलग शेप हो सकते हैं, न्यूक्लियस के अलग अलग नंबर हो सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जितनी भी होती है, ईओसिनोफिल से लेके यहाँ पे ऐसे बना देते हैं लाइन, तो ईओसिनोफिल से लेके बी लिम्फोसाइट्स तक, ये सब क्या है? ईओसिनोफिल से लेके बी लिम्फोसाइट्स तक। आई होप ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम। तो ईओसिनोफिल से बी लिम्फोसाइट्स तक ये सब सारे क्या हैं? ये हैं आपके
WBCs और RBC और ये प्लेटलेट्स जो हैं ये सेल्फ RBC हैं और ये प्लेटलेट्स सेल्फ फ्रेगमेंट्स हैं, RBC कॉर्पसल्स हैं, ठीक है, क्योंकि RBC में न्यूक्लियस नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ब्लड जो रेड रेड होता है तो किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। ब्लड जो हमारा रेड रेड होता है ये आरबीसी की वजह से होता है। और ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग, जब चोट लग जाती है तो उसकी फिर ब्लड क्लॉटिंग बनती है, ब्लड वहाँ पे जम जाता है, ठीक है, जिससे कि ब्लड जो है बहना बंद हो जाएगा, खून बहना बंद हो जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। इसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो WBC से बनती है, ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है, हम लोग किसी भी डिसीज़ के लिए जो हमारे अंदर डिफेंस होता है, ठीक है, उससे जो हमारी बॉडी फाइट करती है तो ये WBC के थ्रू करती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की WBC है और अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग WBC हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट, और देखो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। WBC को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं? इनमें हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन है, और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, लिखा है ना, ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस ना। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ज़्यादातर अमाउंट में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ना। तो हीमोग्लोबिन और रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो आरबीसी का होता है। और इसका लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करें 120 डेज़ का इसका लाइफ स्पैन है। यानी आरबीसी जो है ये कहाँ बनती है? बोन मैरो बनती है, ठीक है, लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में बनेगी, मिडिल वाले पार्ट में, बोन का जो मिडिल वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये फॉर्म होती है। जैसे ये बोन बनाई हमने, तो बोन का जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। और इसी में लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके बोन मैरो में यानी बोन के बीच वाले हिस्से में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और इनकी लाइफ 120 डेज़ की होती है, ठीक है, 120 दिन। एक बार आरबीसी बनी कुछ अमाउंट में तो 120 दिन तक एवरेज लाइफ स्पैन है 120 दिन के अराउंड वो क्या करेगी? वो लाइव एक्टिव रहेगी, ठीक है, 120 डेज़ के अराउंड वो एक्टिव रहेगी, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ जो होती है आरबीसी कहाँ पे होती है? स्प्लीन में होती है ना। लगातार नई आरबीसी बनती रहती हैं और पुरानी आरबीसी डेड होती रहती हैं ना। ऐसा नहीं है कि एक आरबीसी, कुछ आरबीसी बन गई वो 120 डेज चली तब तक दूसरी आरबीसी नहीं बन रही, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब कुछ आरबीसी बनी तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि फिर और आरबीसीज भी बनती रहेंगी बोन मैरो से ना। तो हरदम बोन मैरो से आरबीसीज बनती भी रहती हैं, और स्प्लीन में जो पुरानी वाली आरबीसी जिनका 120 डेज कंप्लीट हो चुका है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय भी होती रहती हैं, ठीक है। तो स्प्लीन को हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये यहाँ पे आरबीसी आके मरती है। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान या शमशान कह सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन में क्योंकि आरबीसी मर रही हैं तो इसलिए उसको स्प्लीन को हम लोग, ठीक है, स्प्लीन हमारे यहाँ पे चेस्ट में नीचे के साइड, ठीक है, स्टमक के ऊपर के साइड या थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है ना। तो स्प्लीन में आरबीसी जो है ये डिस्ट्रॉय होती हैं। और यहाँ पे एरिथ्रोसाइट आरबीसी जो है क्या क्या बताया इसमें कि हीमोग्लोबिन होता है और रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, लाइफ स्पैन जो है 120 डेज़ का है, और इसमें ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन आयरन बेस्ड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन बेस्ड पिगमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की या WBCs की। तो ये इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम, ठीक है। आरबीसी ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम बनाती हैं, और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ल्यूकोसाइट में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके वजह से इसको डिफरेंट पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। WBC को भी इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे और न्यूक्लियस के नंबर के बेसिस पे। तो इसमें ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। देखो दो तरह के WBC यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना। अगर आप ध्यान दें डायग्राम में तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ WBC पे छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप जब बुक देखेंगे तो बुक में आपको दिखेगा कि कुछ आरबीसी पे छोटा छोटा डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी ग्रेन्स बने हुए हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो कुछ WBCs जो होते हैं उनके ऊपर ग्रेन्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग WBC को, जिसके ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर होगा उन WBC को हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। और कुछ WBC ऐसी हैं, वाइट ब्लड सेल ऐसी हैं जिसके ऊपर ग्रेन्स नहीं होते, यानी दानेदार स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे हमारे पास WBC हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कुछ WBC हैं वो चिकनी है ना, तो उनको बोलेंगे अग्रेनुलोसाइट, और कुछ WBC हैं उनके ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर है, दानेदार, ठीक है, उसकी सरफेस है, तो उसको बोलेंगे ग्रैनुल, जैसे यहाँ पे बेसोफिल दिख रही है, तो इसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है।
तो ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। 3 टाइप की जो WBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में। कौन कौन आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और जितने बचे वो किस में आते हैं? अग्रैनुलोसाइट्स में, यानी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो अग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन आएंगे? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आएंगे। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट 2 टाइप के यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, एक टी लिम्फोसाइट है, एक बी लिम्फोसाइट है। तो 2 तरह के लिम्फोसाइट आपके पास होते हैं ना। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट जो है ये क्या करते हैं? ये जो है सेल को किल करने का काम करेंगे डायरेक्ट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये 2 होते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट किल करने का काम करेंगे सेल्स को। इसके अलावा मोनोसाइट है, ठीक है, ये भी सेल को किल करने का काम करेगी। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स हैं, अलग अलग सेल्स यहाँ पे। अच्छा, देखते हैं इसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स ना, तो इसमें सेल फ्रेगमेंट्स ये होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल का रिमेनिंग पार्ट होते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोआगुलेशन या क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी खून को जमाने में, कहीं अगर चोट वगैरह लग गई तो उसको जमाने का काम कौन करेगा? उसको रोकने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, तो चोट वगैरह पे ये फाइबर्स के जैसे इस तरह से अरेंज हो जाते हैं प्लेटलेट्स। फाइब्रिनोजन अरेंज होता है ना, फाइब्रिनोजन यहाँ पे फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन ये फाइबर्स की तरह से अरेंज होते हैं। तो फाइब्रिन चोट जब लगेगी तो फाइबर्स की तरह से फाइब्रिन अरेंज हो जाएंगे और उसमें छोटे छोटे प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, वो इसमें आके फंस जाते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो इसमें आके फंस जाते हैं और इस तरह से पूरा ब्लॉक हो जाता है। पूरा चोट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जम जाती है। ठीक है, वहाँ पे तो खून नहीं निकलता। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट, ये 3 पार्ट आपको फॉर्म्ड एलिमेंट के बताए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ब्लड के कंपोनेंट में क्या क्या बताया? सबसे पहले ब्लड क्या है? एक प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्राइमरी क्यों कहा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड हमारे अंदर होते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ। ठीक है, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। तो प्राइमरी जो ब्लड है ये हमारा प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है, मेन काम जो है ब्लड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का और न्यूट्रिशन का, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। तो ज़्यादातर चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड यहाँ पे करता है। बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को और डिफरेंट मटेरियल्स को ले जाने का काम करता है, जो भी यूज़फुल मटेरियल्स है, और वेस्ट मटेरियल वगैरह को बाहर निकालने का भी काम करता है। तो ब्लड ये सारे रोल प्ले करता है, इसलिए इसको प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, या ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स। अच्छा, ये फ्लूइड फॉर्म में किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है। प्लाज्मा में 90 to 92% यहाँ पे वाटर होता है, जिस वजह से ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। इसके अलावा ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, WBCs और प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ये सब सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं ना। आरबीसी, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी को हम लोग कॉर्पसल कहते हैं, क्योंकि ये सेल नहीं होती, ये क्या होती है? कॉर्पसल होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जिस वजह से ये कॉर्पसल होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह या न्यूक्लियस ये नहीं पाया जाता। तो क्यों नहीं पाया जाता, ये आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की ना। ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग किस तरह से होती है? सबसे पहले बात करेंगे एबीओ ग्रुपिंग की। ठीक है, एबीओ ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुप देखो, अलग अलग जो पर्सन होते हैं तो उनमें आप देखते हैं कि अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है ना। किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव। ज़्यादातर एशिया में, अपने इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जगहों पे, अफ्रीका में ना, तो जितने भी ये ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, ज़्यादातर यहाँ के लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ जितने भी हैं ना, गर्म जगह जितनी भी हैं, ये सब इंडिया हो गए, अफ्रीका हो गए, ठीक है, बांग्लादेश हो गए, श्रीलंका हो गए, तो ये सब जितनी भी गर्म जगह है यहाँ पे हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये क्या है? बी पॉजिटिव रहता है ना। लेकिन और भी लोग होते हैं, कभी कभी रेयर ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव है, या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव है, या ए बी है या ओ है। इस तरह इस ब्लड ग्रुप के भी लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के भी देखने को मिलते हैं, बी के भी, ए बी के भी और ओ के। तो अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं। अब ये जो है लोगों का अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है ये क्यों होता है? देखो, ब्लड पे क्या होते हैं? एंटीजन्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि एंटीना के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना। ब्लड पे क्या होते हैं? एंटीना के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीजन्स।
तो ब्लड जैसे अच्छा ब्लड क्या, आरबीसी ना, जनरली हम लोग आरबीसी लेके चलते हैं। तो आरबीसी जो होती है हमारे ब्लड की, आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल, अभी हमने पढ़ा एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं। तो इनके ऊपर एंटीजन्स होते हैं, इस तरह से एंटीना के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर ये एंटीजन ए होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर ये जो ब्लड के ऊपर एंटीजन था ये अगर ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और अगर हमारे ब्लड पे एंटीजन क्या होगा, बी होगा, यानी जो एंटीना जैसा स्ट्रक्चर जो ये मेम्ब्रेन पे, ये अगर बी होगा ना, तो ये क्या होगा, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये एंटीजन है। ठीक है, आरबीसी भी तो एक सेल का एक पार्ट है ना, कॉर्पसल है, तो उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसी पे ये एंटीजन होता है। तो अगर ये बी होगा तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और अगर हमारे ब्लड में जैसे क्या होता है, कुछ लोग के ब्लड में क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन हो जाते हैं, यानी उसके आरबीसी पे ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन, दोनों एंटीना हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों एंटीजन हो जाते हैं, आप एंटीना की तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ए बी और बी बी दोनों हैं ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, क्या हो जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप ना। और अगर दोनों एंटीजन एब्सेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कोई एंटीना नहीं है आरबीसी पे। ठीक है, तो अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर आरबीसी पे बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर आरबीसी पे दोनों एंटीजन है, ए और बी दोनों हैं, ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर ए बी दोनों नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब जो एंटीजन होता है आरबीसी के ऊपर, हमारी आरबीसी उसी को रिकॉग्नाइज कर पाती है और उसी ब्लड ग्रुप को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर हमारा ए ब्लड ग्रुप है ना, तो हमारी आरबीसी ए एंटीजन हमारे ब्लड पे है। ठीक है, तो हमारी आरबीसी जो होगी वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले ही ए ब्लड ग्रुप को ही पहचान पाएगी। यानी अगर हम लोग ए ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, चढ़वाएंगे, ए ब्लड को हमें डोनेट करेगा ए ब्लड ग्रुप, तो वहाँ पे वही हम जो है हमारे लिए सूट करेगा ना। दूसरा कोई अगर ब्लड ग्रुप हमें चढ़ाया जाएगा, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप है ए और हमको लगाएगा बी ब्लड ग्रुप, मान लो हमें कभी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा खून बह गया, तो हमें ब्लड ग्रुप चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, और हमारा ब्लड ग्रुप था ए, हमने चढ़ा लिया बी, तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा, हमारे ब्लड का क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ब्लड जो होता है अलग अलग एंटीजन वो कोगुलेशन कर लेते हैं, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ वगैरह जनरेट हो जाते हैं और वो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना। इसके अलावा ब्लड में कोगुलेशन भी हो जाता है और इंसान मर जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना, उस पर ब्लड पे ए एंटीजन होगा और उसमें बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि बी उसके पास एंटीजन नहीं है तो बी ब्लड ग्रुप को नहीं पहचान रहा। ठीक है, उसकी बॉडी जो बी ब्लड ग्रुप को नहीं पहचान रही है, तो अब उसको बी ब्लड ग्रुप नहीं लगा सकते। क्या क्या लगा सकते हैं, सिर्फ ए और ओ ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन होता है, तो जब ये ए ब्लड ग्रुप वाले को लगाएंगे तो उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगी ए ब्लड ग्रुप को। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रही होगी ये चीज़ें। ठीक है, तो जब ए ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं या ओ लगा सकते हैं, ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता, अभी आपको बताया कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उस पर कोई एंटीजन नहीं होता ना, चिकनी आरबीसी इस तरह से आप समझ सकते हैं, चिकनी आरबीसी ना, इस पर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हम लोग ए ब्लड ग्रुप वाले को लगाएंगे, अब इस पर कोई एंटीजन नहीं, इसका कोई ग्रुप नहीं है, तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप क्लियर होगी कि ए ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग ए और ओ ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर, इंसान के ऊपर बी एंटीजन, उसके आरबीसी में बी एंटीजन हो गए, तो उसके अंदर ए के लिए एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, ए के लिए एंटीबॉडी, यानी उसको हम ए ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, तो क्या क्या चढ़ाएंगे, बी और ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप था तो बी उसको सूट करेगा और साथ में ओ ब्लड ग्रुप सूट करेगा। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी बॉडी में दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो मतलब उसके अंदर ए एंटीजन भी, उसके आरबीसी पे बी एंटीजन, दोनों एंटीना, ये वाला बनाया ना स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों है, ए और बी दोनों है। तो अब इसको हम लोग इसके पास दोनों है ना, तो इसको ए बी ब्लड ग्रुप भी चढ़ा सकते हैं, ए का भी चढ़ा सकते हैं, बी का, क्योंकि ये सबको रिकॉग्नाइज कर लेगा, सबको पहचान लेगी बॉडी और किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप भी, कोई भी ब्लड ग्रुप इसको हम लोग चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती ना। ओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ओ ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं, तो ये ए बी और ए बी सबके लिए ये क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये एंटीबॉडी जो बनाएगा ना, ए के लिए भी बनाएगा, बी के लिए भी बनाएगा, ए बी के लिए भी बनाएगा। तो इसको हम लोग कोई भी ब्लड ग्रुप ओ के अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये सबको हम लोग लगा सकते हैं, ए वाले को भी लगा सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, बी वाले को भी डोनेट कर सकते हैं, ए बी वाले को भी डोनेट कर सकते हैं, और ओ वाले को भी ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप जो हमारा होता है
ठीक है, वो हम सबसे ले सकते हैं। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा तो सबसे जो है ना यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ओ यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि सबको ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है ना। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है, और ए बी वाला जो है वो सबसे अपना ब्लड ले सकता है। देखो ना यहाँ पे लिखा है ए बी बी और ओ, तो ये सबसे ब्लड ले रहा है ए बी वाला, तो ये क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास ब्लड ग्रुप के बारे में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और किस तरह से कंपैटिबिलिटी होती है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ना कि ब्लड ग्रुपिंग में जनरली हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। और भी सिस्टम होते हैं ब्लड ग्रुप के ना, और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं ना। और इसमें हम लोग देखते हैं कि सरफेस एंटीजेंस ए है या बी है। ठीक है, तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है ना, ये देखेंगे। सरफेस एंटीजन बताया भी कि आरबीसी पे एंटीजन होते हैं, तो ये प्रेजेंट है या एब्सेंट ये देखते हैं। और इसके अलावा ओ ब्लड ग्रुप के हमारा यूनिवर्सल डोनर है, और बी ब्लड ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है, ओ यूनिवर्सल डोनर, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। आर एच ग्रुपिंग की जब बात करते हैं तो आर एच ग्रुपिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, आर एच ग्रुपिंग भी हमारे अंदर देखने को मिलती है। ये भी एक ब्लड ग्रुपिंग टाइप से ही होती है आर एच ग्रुपिंग की। इसका भी मैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है तो आर एच ग्रुपिंग का क्या करना? आर एच ग्रुपिंग का जो है मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अब किस तरह से मैच करना ज़रूरी है ये समझ लेंगे। ठीक है, कि आर एच ब्लड ग्रुप जो है ये किस तरह से मैच करना चाहिए। देखो, आर एच एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप पे है। ठीक है, और कोई आर एच निगेटिव पर्सन है। ठीक है, तो अगर उसको क्या किया जाए? उसको आर एच निगेटिव है ना, और उसको आर एच पॉजिटिव अगर ब्लड से उसका कांटेक्ट होगा ना, यानी आर एच पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उसको रिजेक्ट करेगा या उसको कोगुलेट करेगा, उसको ख़त्म करने का काम करेगा। ठीक है, कोई आर एच निगेटिव है, जैसे ये एक मान लो ये ब्लड ग्रुप ब्लड है। ठीक है, आर एच निगेटिव पर्सन का ब्लड है। ठीक है, तो इस पे आर एच एंटीजन नहीं है। जिस ब्लड पे आर एच एंटीजन होगा वो आर एच पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे बना देते हैं ना, इस पे आर एच एंटीजन ये है। ठीक है, एंटीना है आर एच वाला, तो ये आर एच को पहचान लेगा, ये आर एच पॉजिटिव है ना। तो ये आर एच, अगर इसको हम लोग आर एच पॉजिटिव को अगर आर एच पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आर एच निगेटिव को, जिसके ऊपर एंटीना नहीं था, ये इस तरह से आर एच एंटीजन नहीं था, उसको अगर हम लोग आर एच पॉजिटिव ब्लड चढ़ाएंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, और वो क्या करेगा? उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, उसको मारने का काम करेगा। इसी तरह से होता है जो होती हैं फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं ना, उनमें एक कंडीशन देखने को मिलती है। अगर वो आर एच निगेटिव है ना, ऐसी फीमेल्स जो क्या होती है? प्रेग्नेंट होती हैं और आर एच निगेटिव होती हैं। ठीक है, तो उनमें क्योंकि प्रेग्नेंट है तो उनके अंदर बेबी डेवलप हो रहा है ना, और वो बेबी अगर आर एच पॉजिटिव होता है, अब मदर क्या आर एच निगेटिव। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल है, और या प्रेग्नेंट मदर है, और उसमें ब्लड ग्रुप क्या आर एच निगेटिव है, और उसके जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या आर एच पॉजिटिव है, यानी उस पर आर एच एंटीजन है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? फाइट करते हैं, या आर एच निगेटिव हम कह सकते हैं। जो आर एच जो मदर थी उसकी बॉडी में इस चाइल्ड के लिए क्या बनने लगते हैं? एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। ठीक है, और वो उसकी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं। अब जब वो प्रेगनेंसी तो सक्सेसफुल रहती है, यानी बेबी वगैरह डिलीवरी अच्छे से हो जाती है, लेकिन अगला कभी अगर बेबी होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा, तो पहले से यहाँ पे एंटीबॉडी मदर की बॉडी में जो है एंटीबॉडी बनी हुई होती है, तो वो एंटीबॉडीज़ को किल करने का काम करती हैं, नेक्स्ट बेबी को किल करने का काम करती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्योंकि आरबीसी के आर एच ग्रुपिंग की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अच्छा, इसको आर एच क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रीसस मंकी से ये ब्लड ग्रुप हमको सबसे पहले, रीसस मंकी जो होते हैं ना, एक तरह के मंकी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, रीसस मंकी, तो उनमें सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप खोजा गया था आर एच ग्रुप। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर एच ग्रुपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर एच ग्रुपिंग। आर एच से मतलब कि यहाँ पे रीसस मंकी में ये ब्लड ग्रुप सबसे पहले मिला था, इस वजह से इसको आर एच ग्रुप बोलते हैं, और ये इंसानों में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कंपेटेबिलिटी भी एबीओ ब्लड ग्रुप की तरह आर एच की ग्रुप की भी कंपेटेबिलिटी होना ज़रूरी होता है, यानी आर एच ग्रुप भी मैच करना चाहिए। अगर मदर का ब्लड ग्रुप आर एच निगेटिव है और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, तो मदर की बॉडी चाइल्ड के लिए क्या करेगी? मदर की बॉडी जो है, प्रेग्नेंट जो मदर है उसकी बॉडी चाइल्ड के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी और उसको स्टोर कर लेगी। अगर कभी नेक्स्ट टाइम अगर डिलीवरी होती है, नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है और बच्चा क्या नेक्स्ट टाइम भी आर एच पॉजिटिव है, तो मदर जो है उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, यानी एक तरह से बच्चा जो है वो डेड हो और उसकी बच्चे की डेथ हो जाएगी। बच्चे को जो है मदर की बॉडी जो है वो अपने आप ही अंदर ही अंदर बच्चे को किल कर देगी एक तरह से। ठीक है, तो ये होता है आर एच ग्रुपिंग अगर मैच नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आर एच ग्रुपिंग अगर मैच नहीं हो रहा है मदर का, क्योंकि आर एच निगेटिव था ब्लड ग्रुप और बच्चे का आर एच पॉजिटिव था ना,
तो RH ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, याद रहेगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो हमने देखा अभी ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुपिंग दो तरह की होती है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ। ठीक है, ए वाला ए को ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी से बी वाला बी से ले सकता है, ए बी वाला ए बी बी और ए बी और ओ से ले सकता है, और ओ वाला जो है वो ओ से ले सकता है ब्लड ग्रुप। ओ वाला बाकी सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा आरएच ग्रुपिंग के बारे में कि आरएच निगेटिव और आरएच पॉजिटिव में किस तरह से इंट्रैक्शन होता है ना। कोई अगर मदर है वो आरएच निगेटिव है, उसका चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, जिसको हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मदर की बॉडी जो है वो चाइल्ड को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड का कोगुलेशन किस तरह से होता है। ठीक है, ब्लड, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ रही होंगी, और कहीं भी कोई भी अगर जरा से भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी जो है तैयारी प्रॉपर वे में होती रहे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, ब्लड के कोगुलेशन का मैकेनिज्म क्या रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े वो लोग भी जुड़ जाए। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या चलता है ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें थ्रोम्बिन और फाइब्रिन इस तरह के एंजाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड के कोगुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जब चोट लगती है, ठीक है, तो जैसे चोट लगी तो वहाँ पे क्या हुआ, स्किन वगैरह डैमेज हो जाती है, मसल डैमेज हो जाती हैं, और वहाँ से ब्लड क्या होता है, रिलीज़ होने लगता है। ठीक है, तो ब्लड जो रिलीज़ हो रहा है, सिक्रूट हो रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें ब्लीडिंग कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी, और ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिन की वजह से होती है ना। यहाँ पे ब्लड में हमारे ये दो एंजाइम्स होते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, जो ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं क्लॉटिंग की, यानी खून के थक्के को जमाने की ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें फाइब्रिन जो होता है, ठीक है, फाइब्रिन जो होता है ये थ्रेड का ट्रैप बना देता है ना, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना देता है फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन जो होता है एक नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, जाल के जैसा ना। जैसे लोग पानी में डालते हैं ना, जाल डालते हैं, उसमें मछली फंस जाती है। ठीक है, लोग पानी में, मछुआरे जो होते हैं पानी में जाल डालते हैं, फिशरमैन, तो उसमें जो है मछली फंस जाती है। उसी तरह से ये फाइब्रिन हमारे ब्लड में होते हैं, और ये जो है ये कोगुलम बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या, इसी में जो प्लेटलेट हैं, छोटे छोटे प्लेटलेट, वो भी तो ब्लड के साथ फ्लो है। प्लेटलेट जो है वो भी ब्लड के साथ फ्लो है, तो वो इसमें फंस जाते हैं, प्लेटलेट जो होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, और ये पूरा इस तरह से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पे, फिर ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो फाइब्रिन हमारे पास है। इसके अलावा लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो लिम्फ जो होता है, इसका काम क्या होता है लिम्फ का, तो ये कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होता है इसका। वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस में लीक हो जाएंगे। देखो ये हम लोग पढ़े, अभी तक हमने ब्लड के बारे में पूरा पढ़ लिया, ब्लड का कोगुलेशन भी पढ़ लिया। अच्छा, ब्लड के कोगुलेशन में क्या क्या हेल्प कर रहा था, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, और इसके अलावा जो हमारे पास क्या होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती हैं ना। यहाँ पे जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदलता है। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदलता है, और फाइब्रिन जो होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स के साथ मिलके ब्लड का कोगुलेशन करता है। अच्छा, यहाँ पे लिम्फ की बात करते हैं। देखो अभी हमने पहले पढ़ा था ब्लड के बारे में, प्राइमरी क्या बोलते हैं, टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये जो प्राइमरी कनेक्टिव टिश्यू था हमारा, एक मिनट यहाँ पे लिखा हुआ था ना, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड जिसको बोल रहे थे, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड, तो इसके बारे में पढ़ा ब्लड के बारे में। अब ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है। ठीक है, लिम्फ क्या है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड भरा होता है उसी तरह से हमारी बॉडी में लिम्फ भी फील होता है। ठीक है, ये वाइट वाइट होता है लिम्फ। अभी ये चैप्टर में काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं यहाँ पे ना। ठीक है, इसमें अभी काफ़ी चीज़ें समझने को हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लिम्फ के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ जो होता है इसमें कैपिलरीज ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू ये भी फ्लो होता है लिम्फ जो है। इसका भी पूरा अपना एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में ना, जिस तरह से बॉडी में ब्लड का एक पूरा सिस्टम होता है, ब्लड हार्ट होता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है ना, तो ब्लड वेसल्स होती है पाइपलाइन जैसे, उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। कैपिलरीज होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड को, टिश्यूज़ में ब्लड को लेकर जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास लिम्फ जो है, जो लिम्फ फ्लो हो रहा है, नहीं ये क्या है, वाइट वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, और ये भी हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए भी कैपिलरीज वगैरह होती हैं ना।
इसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो, अच्छा ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस से बना होता है जो इंटरसेलुलर स्पेस में लीक हो जाते हैं ना। जैसे क्या होता है, जब भी ब्लड फ्लो होता है, जब ब्लड फ्लो होता है ब्लड वाटर जो है, ब्लड जब फ्लो होगा ब्लड वेसल में, तो वहाँ पे कभी कभी जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो कुछ सब्सटेंस जो है वो बाहर की तरफ लीक हो जाते हैं। जैसे ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में सेल्स भी हैं और ब्लड में फ्लूइड भी, वाइट प्लाज्मा भी है, सॉरी रेड इसका, इसमें प्लाज्मा भी है। अच्छा, आरबीसी की वजह से रेड कलर होता है, तो प्लाज्मा हम लोग समझ सकते हैं, प्लाज्मा वाइट या येलोइश सब्सटेंस है एक तरह से ना, तो इसके अंदर प्लाज्मा भी है। तो ब्लड आरबीसीज है और प्लाज्मा है। अब क्या होगा कि जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, आसपास कहीं स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ना, तो क्या होता है, ये ब्लड से इसका प्लाज्मा जो है इसमें ये लीक होने लगता है, बाहर आने लगता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कंपोनेंट जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइड, डब्ल्यूबीसीज वगैरह और प्लाज्मा, ये थोड़ा अमाउंट में ये बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लिम्फ। और ये बाहर कहाँ पे आता है, बॉडी के बाहर नहीं, ये बाहर आता है ब्लड वेसल्स के बाहर, आसपास के टिश्यूज़ में, यानी जिसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस ना। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में सेल्स के बीच में जो जो स्पेसेस होते हैं, गैप होते हैं, या जो आसपास के टिश्यूज़ में जो गैप है, तो उसमें ये फ्लूइड जो है ये भर जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल्स से, क्योंकि ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और इसमें से ब्लड का जो प्लाज्मा है और ब्लड का डब्ल्यूबीसी, ये इसमें से पास आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ये बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि इनको कोई भी अगर पैथोजन आ गया बॉडी में तो उससे लड़ना होता है ना। ठीक है, इसलिए बाहर आते हैं। तो इसमें से ये डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा इसका ये बाहर आया, और ये आसपास के इंटरसेलुलर स्पेस में एज अ लिम्फ ये इकट्ठा हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। ये बाहर आके इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे ना। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, और जब ये फाइट कर लेता है, ठीक है, जब ये पैथोजन वगैरह से फाइट कर लेता है, लिम्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। तो जब ये सारी चीज़ें कर लेता है तो फिर से ये ब्लड में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ब्लड से ही ये निकलता है और ब्लड में ही फिर वापस चला जाता है। तो एक तरह से ये ब्लड का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है, ब्लड का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बनाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्योंकि ब्लड से लिम्फ निकला और ये पैथोजन वगैरह से लड़ाई करने के लिए या न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कैरी करने के लिए, हार्मोन्स को कैरी करने के लिए निकला था। ठीक है, और फिर ये वापस चला गया, वापस ब्लड में जब इसका काम हो जाएगा लिम्फ का, फिर से ये ब्लड में वापस, क्योंकि अगर बाहर ये इकट्ठा होने लगेगा तो धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती जाएगी और इंसान को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लिम्फ अगर बाहर टिश्यूज़ में इकट्ठा होने लगता है तो क्या होता है, स्वेलिंग आने लगती है। जैसे एक बीमारी होती है, एक बीमारी आपने हाथी पाँव सुनी होगी, एक बीमारी होती है हाथी पाँव। ठीक है, एलिफेंटियासिस, उसमें क्या होता है, ब्लड जो लिम्फ है वो बहुत ज़्यादा लीक आउट हो जाता है बाहर। ठीक है, लिम्फ नोड्स वगैरह से, तो लिम्फ जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिम्फ जो है ना, ये क्या है, एक तो वाइट कलर का सब लिक्विड होता है, और वाइट या येलोइश लिक्विड होता है, और वाटर सॉल्युबल्स में सब्सटेंसेस होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये भरा रहता है, और ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कैरी करता है, हार्मोन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है। ठीक है, फैट का अब्जॉर्प्शन भी लिम्फ से ही होता है, और फैट का अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में जो होता है, वहाँ पे लैक्टियल्स होते हैं, उनमें लिम्फ फिल होता है, इंटेस्टिनल विलाई में। ठीक है, आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि इंटेस्टिनल विलाई होते हैं, इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको विलाई कहते हैं, और इनमें लिम्फ भरा होता है, इनको विलाई बोलते हैं, इनमें लिम्फ भरा होता है, जिसको हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग लैक्टियल भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू फैट्स अंदर जाता है। अगर ये लिम्फ नहीं होगा, ये विलाय नहीं होगी, ये लैक्टियल नहीं होगा, तो फैट जो है हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, फैट को अब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, इंटेस्टाइन में विलाई का होना ज़रूरी है, विलाई में लैक्टियल्स या लिम्फ का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा लिम्फ क्या होता है। लिम्फ सिंपल सी चीज़ है कि हमारे बॉडी में एक सेकेंडरी फ्लूइड है। ठीक है, और वो एक ब्लड का सर्कुलेट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बना रहा है ना, तो इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, ब्लड जब भी न्यूट्रिएंट वगैरह या हार्मोन कैरी करता है, क्योंकि ब्लड भी न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ये सब चीज़ें कैरी करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड में से कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उसका प्लाज्मा हो गया, ब्लड का डब्ल्यूबीसी हो गया, वो कभी कभी ब्लड वेसल के बाहर आ जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू में जाते हैं। ठीक है, पैथोजन से लड़ने जाते हैं या न्यूट्रिएंट के हार्मोन पहुंचाने जाते हैं। तो वो क्या होते हैं
कि वो बाहरी सर्कुलेट, उनका एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा बना होता है, ठीक है, कि वो एक बार बाहर निकल गए तो फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वापस अंदर आएंगे, ठीक है, वापस अंदर आएंगे, कहाँ पे आएंगे, वापस अंदर से ब्लड वेसल में आएंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, और अगर इतनी चीज़ें क्लियर हुई तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, और ब्लड का कोगुलेशन किस तरह से होता है ये समझा, इसके अलावा लिम्फ के बारे में समझा। अब हम लोग समझने वाले सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, ठीक है। तो सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है इसमें हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ओपन सिस्टम। जब हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम ना, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से सर्कुलेटरी पाथवे होता है। एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ना जिनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, ठीक है, ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज वगैरह उतनी अच्छी से जो डेवलप नहीं होती ना। इसमें लार्ज वेसल्स वगैरह तो होंगी, ठीक है, और कैविटीज साइनसेस होंगी। जो जैसे ब्लड वेसल्स हमारे हैंड में, लेग्स में ब्लड वेसल्स जिस तरह से होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो कैपिलरीज वगैरह वाला स्ट्रक्चर इनमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोड और मोलस्क में ये हमें देखने को मिलेगा। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा, उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, तो इनमें कैपिलरीज वगैरह अपसेंट होती हैं ओपन सिस्टम में। जैसे हमारे जो घर है उसमें जब पानी वगैरह आता है ना, तो पूरा एक पाइपलाइन होती है पूरे घर में, तो पानी अच्छे से फ्लो होता है, हर एक टैप वगैरह में आता रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे घर में पाइपलाइन ना हो, ठीक है, तो ये ब्लड जो पानी है, वाटर है, इसका सर्कुलेशन अच्छे से घर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी होता है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे आर्थ्रोपोड हो गए, मोलस्क हो गए, उनकी बॉडी में जो है कैपिलरीज नहीं होती ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, साइनसेस होते हैं, छोटी छोटी बॉडी कैविटीज़ होती हैं। तो इनका हार्ट, जब ब्लड इनके हार्ट से पंप होता है तो इनके आसपास के जो वेसल्स होती हैं, जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं, वहाँ पर वो ब्लड फिल हो जाता है, ठीक है। और फिर अलग अलग ऑर्गन उन साइनस से, उन कैविटीज़ वगैरह से ब्लड को ऑब्टेन करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू जो होते हैं उन कैविटीज़ से ब्लड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में ये देखने को मिलता है हमें ओपन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आपको बस इतना याद रखना, ओपन सिस्टम में जो है कैपिलरीज अपसेंट होती हैं ना। नेक्स्ट क्लोज सिस्टम की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलेगी और कैपिलरीज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है हमारे अंदर, जैसे एनिलिड्स हो गए या कॉर्डेट्स हो गए, हम लोग ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो हम लोग के अंदर क्या, ब्लड वेसल्स भी हैं और कैपिलरीज भी हैं, यानी पूरी एक पाइपलाइन है जो है ब्लड वेसल्स के लिए, पूरी एक कह सकते हैं वेल डेवलप्ड पाइपलाइन है, जिसके थ्रू ब्लड अच्छे से हर एक ऑर्गन में, टिश्यू में फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो दो तरह के ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पाथवे हैं। इसके बाद हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं, और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल जैसर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और हमारी प्ले जो ये यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग मॉक टेस्ट का भी हमने वीडियो डाली हुई है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो हमारे मॉक टेस्ट भी जरूर देखिए, ठीक है, उसमें हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, ठीक। तो हार्ट के स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, दो चैम्बर का, जो भी आपके डाउट रहते हैं आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो दो चैम्बर का हार्ट किस में देखने को मिलेगा, फिशेज में, जिसमें सिंगल एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल होता है। ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि अलग अलग एनिमल्स में किस तरह से हार्ट होता है ना। तो टू चैम्बर्ड हार्ट हमें फिशेज में देखने को मिल रहा है, वन एट्रियम और वन वेंट्रिकल। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि फिशेज के हार्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, ठीक है। फिशेज के हार्ट को हम लोग और किसी एक फेमस नाम से जानते हैं, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम को फेमस नाम से जानते हैं, तो वो फेमस नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो दो चैम्बर हैं फिशेज के हार्ट में, वन एट्रियम और वन वेंट्रिकल, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल की, तो यहाँ पे तीन चैम्बर्ड ना, दो एट्रिया और वन वेंट्रिकल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हार्ट का डेवलपमेंट चला आ रहा है ना। जो पुराने जितने भी एनिमल्स हैं, लेस डेवलप्ड, जब आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि जो लेस डेवलप्ड फिशेस क्या है, लेस डेवलप्ड एनिमल है, तो इसमें दो चैम्बर्ड हार्ट है। इस एम्फीबियन और रेप्टाइल्स ज़्यादा इवॉल्व हैं, ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो इनमें तीन चैम्बर्ड हार्ट, दो एट्रिया और वन वेंट्रिकल है, ठीक है। इसके अलावा फोर चैम्बर्ड हार्ट, जैसे हम लोग हैं, इसमें हम लोग में क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है ना। क्रोकोडाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल में 3.5 चैम्बर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्रोकोडाइल में 3.5 चैम्बर होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में, ठीक है। हम लोग में क्या होता है, बर्ड्स और मैमल्स में दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक। तो फोर चैम्बर्ड हार्ट हम लोग कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में टू एट्रिया टू वेंट्रिकल हैं, जिसकी वजह से फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हार्ट किस तरह से इवॉल्व हो रहा है ना। लेस इवॉल्व एनिमल में 2 चैम्बर्ड हार्ट, उससे ज़्यादा जो इवॉल्व उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट, और सबसे ज़्यादा जो इवॉल्व उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ रहे थे, ब्लड के बारे में जाना, ब्लड ग्रुप के बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग मेन स्टार्ट करने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट की एनाटॉमी, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से जो होता है, और डायग्राम की लेबलिंग भी आती है। हो सकता है ये डायग्राम बनाओ वहाँ पे और कुछ नाम गायब कर दे, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से वहाँ पे लिख दे, तो आपको ये नाम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक एक नाम आपको याद होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा पार्ट है हार्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग हार्ट की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। हार्ट हमारा क्या है? हार्ट सिर्फ एक पंपिंग मशीन है। ठीक है, हार्ट क्या है हमारा, जो हम ह्यूमन में जो हार्ट होता है या किसी अदर एनिमल में जो हार्ट है, सिर्फ एक पंपिंग मशीन होता है। ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना, क्योंकि ब्लड जो हमारे फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में ना, तो उसके लिए एक पंपिंग मशीन भी तो चाहिए। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि जो वाटर आता है ना, और अलग अलग टाइप में वाटर आता है, और टंकी में जो है, टैंक में वाटर फिल होता है, तो क्या चाहिए? एक मोटर पंप होना चाहिए ना, एक वाटर का, जैसे घर में मोटर पंप होता है वाटर के लिए। ठीक है, वाटर को फिल करने के लिए टैंक में, उसी तरह से हमारी बॉडी में हार्ट होता है जो लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में लगातार जाता रहता है। और जब डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड जाता रहेगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कैरी करेगा। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में, हमारे लेग्स में, हमारे हैंड्स में, हर ऑर्गन में लगातार हार्ट कर जो है ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो हमारे हर ऑर्गन में हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह भी कैरी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लड, हार्ट क्या है? मस्कुलर ऑर्गन, तो मसल्स इसमें होती है, कार्डियक मसल्स होती है। हमने जब एनाटॉमी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा कि हार्ट में क्या होती है? कार्डियक मसल्स होती हैं। क्लास 11 की प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी एनाटॉमी की। तो इसमें क्या होती है कि हार्ट में हमारे कार्डियक मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल की एक खासियत है कि लगातार जीवन भर, ठीक है, पूरे लाइफ स्पैन में ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं, यानी पंपिंग का काम करती रहती हैं। तो ये जो हमारा हार्ट है, इसमें कार्डियक मसल्स हैं, और ये कभी थकती नहीं। ये लगातार, जब भी इंसान, जब बेबी जो बनता है उसके अंदर हार्ट का डेवलपमेंट होता है, तब से लेके उसकी, जब तक वो ओल्ड नहीं हो जाता, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक ब्लड लगातार, जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट लगातार ब्लड को पंप करता रहता है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसमें थोरासिक कैविटी, ठीक है, कहाँ पे इसकी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इसकी पोजीशन याद रखनी, कहाँ पे हार्ट होता है। तो हार्ट थोरासिक कैविटी में होता है। कहाँ पे होता है? थोरासिक कैविटी में। ठीक है, और थोरासिक कैविटी मतलब ये जो चेस्ट वाला रीजन आपका, रिब्स के पीछे का जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, रिब्स के अंदर का, रिब्स और आपके ना रिब्स के पीछे का जितना भी आप कह सकते हैं कि जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थोरासिक कैविटी। और रिब केज भी कहते हैं ना, तो रिब केज के अंदर आपको हार्ट देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में तिरछा ना। ये जो हार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीधा हार्ट बना हुआ है, लेकिन असल में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा तिरछा होता है ना, लेफ्ट साइड में हल्का सा तिरछा सा इस तरह से होता है हार्ट ना। तो कुछ लोग समझते हैं कि जैसे लेफ्ट साइड में हार्ट है, लेकिन असल में क्या होता है? थोड़ा सा तिरछा झुका रहता है लेफ्ट साइड में, इसकी क्या होती है? इंक्लिनेशन होती है, झुका रहता है। तो थोरासिक कैविटी में हार्ट है। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लेयर होती है, 2 इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसलिए डबल वॉल्ड बोलते हैं। और बैग के जैसा एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। पेरिकार्डियम, इसकी जो मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, इसकी जो 2 मेम्ब्रेन है बाहर की, उसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कहीं पे डायग्राम में हो सकता है दिया हो, एनसीईआरटी का डायग्राम, हालांकि इसमें बना नहीं हुआ। ये जो सबसे बाहर की लेयर होती है ना, ये पेरिकार्डियम होती है। सबसे बाहर, देखो ब्लू हाईलाइट कर दे रहा है ना, तो सबसे बाहर की जो इसकी लेयर है ना, यहाँ पे बनी नहीं हुई, एक्स्ट्रा लेयर हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बाहर इसके पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम है, और पेरिकार्डियम में जो है फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो पेरिकार्डियम में, एक मिनट बस, थोड़ा सा ना बनाने में प्रॉब्लम होती है ना इसको। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें फिल रहता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड इस तरह से पूरा, ठीक है, बाहर थोड़ा सा ये ना माउस जो है ये स्लिप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? बाहर की जो इसकी लेयर है ना, ये क्या है? पेरिकार्डियम। ये इस तरह से ब्लू ब्लू हाईलाइट कर दी, यहाँ पे एक पेरिकार्डियम
लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन है, इनके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है। देखो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स। अब आगे रिब्स भी हैं, लंग्स भी, अगल बगल साइड में लंग्स भी हैं, तो ये क्या करता है, टकरा सकता है ना, हार्ट लगातार कोलिजन उसका होता रहेगा ऑर्गन से, रिब से, तो इस वजह से फ्रिक्शन वगैरह होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हार्ट में रगड़ पड़ सकती है, हार्ट की मसल्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से वो रिब से और लंग से लगातार फ्रिक्शन करता रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से मसल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो इसलिए इनमें क्या होता है कि इसके बाहर एक पेरिकार्डियम की लेयर होती है, 2 मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम की होती है, उनके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये इसको क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक तरह से उसको क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है ना, शॉक एब्जॉर्बेंट ये होता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का एक तरह से शॉक एब्जॉर्बेंट है, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, हार्ट में फ्रिक्शन ना हो। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो हार्ट की मसल जो है डैमेज नहीं होगी। जिस तरह से मशीन वगैरह में हम लोग तेल डाल देते हैं, मशीन जब अच्छे से नहीं प्रॉपर वर्क करती, ठीक है, घिसती रहती है मशीनें, पंखे हो गए या कोई सिलाई मशीन या कोई मशीन हो गई, तो उसमें हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं ताकि वो मशीन प्रॉपर वर्क करे, उसमें घिसे ना, वो फ्रिक्शन ना करे। उसी तरह से हमारे हार्ट में भी क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करता है, एक तरह से सर्फेक्टेंट जो है सर्फेक्टेंट का काम करता है, और फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। तो एक बैग के जैसा इसका स्ट्रक्चर हार्ट का है। तो हार्ट के बारे में हमने क्या क्या जाना, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें किस तरह के टिश्यू होते हैं, कार्डियक टिश्यू होते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स हैं। और अच्छा, कार्डियक मसल जो होती है आपको कमेंट करके बताना है इसकी खासियत क्या है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, और इससे ब्रांचिंग होती है या नहीं होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कि कार्डियक मसल जो होती हैं ना, वो वॉलेंट्री होती है या इनवॉलेंट्री होती हैं, और उनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें डबल वॉल, दो वॉल लेयर स्ट्रक्चर, यानी 2 मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा हार्ट की एनाटॉमी भी देख लेते हैं ना। तो हार्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो हार्ट में 4 चैम्बर दिए हुए हैं ना, हार्ट में 4 चैम्बर हैं। तो एक चैम्बर ये हमारा है, ठीक है, एक चैम्बर ये हाईलाइट देखो कर दिए, ठीक है, ये क्या होता है, राइट एट्रियम, ये क्या होता है, राइट एट्रियम, यहाँ पे नाम दिया है राइट एट्रियम, ठीक है, एक ये चैम्बर हो गया। दूसरा चैम्बर देखते हैं, क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर है ना, तो दूसरा चैम्बर ये हमारा हो गया, ठीक है, नीचे वाला, आई होप ये आपको दिख रहे होंगे चैम्बर। तो ये नीचे वाला जो चैम्बर, एक चैम्बर ये हो गया, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, नंबर 1, ठीक है। दूसरा चैम्बर ये हो गया नंबर 2, दूसरा चैम्बर ये हो गया हार्ट का नंबर 2, इसको बोल दिया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल 2 चैम्बर हो गए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक हो गया राइट एट्रियम, राइट साइड में, हमारे हार्ट के राइट साइड में जो ये है चैम्बर्स हैं, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये एक चैम्बर क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, इसको नंबर 3 डाल दिए ना, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और अच्छा, ये जिस सीक्वेंस में आपको हम चैम्बर बता रहे हैं, इसी सीक्वेंस में ब्लड भी फ्लो होता है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में ब्लड फ्लो होगा ना। तो ये हो गया चौथा चैम्बर आपका, लास्ट चैम्बर, चैम्बर नंबर 4, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट करके आपको इधर दिखा देते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये पहला चैम्बर हार्ट का हो गया, ठीक है। अच्छा, हार्ट का हमने 3D मॉडल भी, उसकी भी वीडियो बना के सेपरेट डाली हुई है, ठीक है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो हार्ट का 3D स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको दिखाया गया, ताकि आपको हार्ट अच्छे से समझ में आ जाए, हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए ना। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल, और तीसरा चैम्बर लेफ्ट एट्रियम, और चौथा चैम्बर यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से 4 चैम्बर बने हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इन 4 चैम्बर में, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड, ये होता है एसए नोड, ये यहाँ पे है, ये वाला नोड है एसए नोड, ठीक है। इसको येलो येलो कलर में ये दिया हुआ है ना, वैसे तो येलो कलर में ये दे रखा है, ठीक है। देखो येलो कलर में ये वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर दें। चलो, ये नाम दिया हुआ है ना, इसको आप देखेंगे तो ये यहाँ पे येलो कलर में इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं एसए नोड ना, येलो जो दिख रहा है। इसी में जो है हार्ट की हार्ट बीट का ओरिजिन होता है, एसए नोड में हार्ट की हार्ट बीट बनती है, ठीक है। एसए नोड में क्या बनती है, हार्ट की हार्ट बीट बनती है। इसको और जूम करके आपको दिखा दें, ठीक है, एसए नोड ये आपको दिख रहा होगा येलो येलो, ठीक है, ये होता है एसए नोड, येलो येलो जो दिख रहा है, इसमें हार्ट बीट का ओरिजिन होता है, हार्ट बीट इसी में बनती है। इसके बाद ये नीचे साइड जो है ये आपका क्या है, ये एवी नोड है, ठीक है,
ना, ये आगे हार्ट बीट को कंडक्ट करती है, ठीक है। यहाँ से हार्ट बीट के लिए इम्पल्सेस बनी, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं ना, यानी सिग्नल एक तरह से आप कह सकते हैं, वो ऐसे नोड में ऊपर बना। इसी के ये लेफ्ट एट्रियम, इसकी पोजीशन क्या होती है ऐसे नोड की, राइट एट्रियम। ऐसे नोड की पोजीशन क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है, पोजीशन भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा ए बी नोड होता है, ये भी राइट एट्रियम के कॉर्नर पे होता है, और इसमें ए बी नोड में फिर आगे कंडक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से आगे गई, ऐसे नोड से ए बी नोड में नर्व इम्पल्स गए, और फिर इसके बाद ये होते हैं आपके पुरकिंजे फाइबर। इस तरह से आपको येलो येलो कलर के दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, पुरकिंजे फाइबर है। ये सब क्या है, पुरकिंजे फाइबर। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करें अगर, तो ये देखो येलो कलर का डायग्राम ये आपको दिख रहा है, पूरी येलो पाइपलाइन दिख रही है, ठीक है। हार्ट के अंदर ये येलो नर्व्स दिख रही हैं इस तरह से, तो ये पुरकिंजे फाइबर है ना, ये आगे कैरी करते हैं नर्व इम्पल्सेस को ना, इसमें नर्व इम्पल्स आगे बढ़ती है, ठीक है, और पूरे हार्ट की पूरी वॉल में ये कैरी होती है नर्व इम्पल्स। इसी नर्व इम्पल्स की वजह से क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। इन्हीं नर्व इम्पल्सेस की वजह से हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम ना। तो ये पूरा देख सकते हैं आप कि हार्ट की वॉल में कहाँ पे ओरिजिन हुआ हार्ट बीट का, ऐसे नोड में, और फिर ए बी नोड में इसके सिग्नल्स गए, नर्व इम्पल्सेस गए, इसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स में गए, ये पुरकिंजे बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज में गए, ठीक है। यहाँ पे बंडल ऑफ हिज दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन बंडल ऑफ हिज है, फिर इसके बाद ब्रांचिंग हुई पुरकिंजे फाइबर्स में, ठीक है। तो पुरकिंजे फाइबर्स में फिर गए। अच्छा, यहाँ पे अब जब ये पूरे में फैलेंगे नर्व इम्पल्सेस तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब रिलैक्सेशन वाले नर्व इम्पल्सेस फैलेंगे तो हार्ट रिलैक्स करेगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लगातार चलता रहता है और हार्ट बीट करता रहता है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, ठीक है। हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं हार्ट बीटिंग के बाद कि इसमें और क्या क्या स्ट्रक्चर है ना। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ए बी नोड आपको बता दिया, ठीक है। ए बी नोड यहाँ पे ऐसे नोड ये है ना, ए बी नोड है। ऐसे नोड को हम लोग नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ऐसे नोड क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट ना। इसके बाद यानी यहाँ से हार्ट बीट का ओरिजिन हो रहा है ऐसे नोड से। ए बी नोड है, फिर बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर, और यहाँ पे कॉर्डेट टेंडिने भी आपको देखने को मिलेंगे ना। ये कॉर्डेट टेंडिने, कॉर्डेट टेंडिने क्या होते हैं, ये कुछ फ्लैप के जैसे, धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जैसे टेंट खड़ा किया जाता है, टेंट, तो टेंट को रस्सी के थ्रू ना, टेंट को जब भी खड़ा किया जाता है तो रस्सी, बोल्ट वगैरह, वहाँ पे कील वगैरह ठोक के उसको तब खड़ा करते हैं, पोल्स वगैरह लगाना पड़ता है जिससे कि वो खड़ा हो जाए टेंट ना। जब भी आप लोग कैंपेन वगैरह पे जाते होंगे, ठीक है, कैंपिंग करते होंगे, टेंट वगैरह लगाते होंगे, आपने देखा होगा आसपास कोई प्रोग्राम होता रहता है, टेंट लगता है तो उसमें पोल्स वगैरह लगाए जाते हैं, डंडे लगाए जाते हैं, लकड़ी या लोहे के पोल्स लगते हैं, और रस्सी के थ्रू उसको बांधा जाता है ना। तो इसी तरह से जो उसका कर्टेन होता है, जो उसका क्लॉथ होता है, उसको रस्सी से बांधा जाता है। तो इसी तरह से हार्ट में जो वॉल्व है ना, हार्ट में क्या है, देखो हार्ट में ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो गेट है जहाँ से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे जाएगा, यहाँ पे कुछ थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिने। क्या बोलते हैं, कॉर्डेट टेंडिने। तो ये कॉर्डेट टेंडिने जो होते हैं ये थ्रेड के लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जो इस गेट को खोलने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको अच्छे से आपको विजिबल करा दें ये चीज़। तो ये कॉर्डेट टेंडिने आप देख रहे हैं, ये वाइट वाइट बना हुआ है, ठीक है। ये वाइट वाइट जो पोर्शन है, वाइट वाइट थ्रेड, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉर्डेट टेंडिने। और ये कॉर्डेट टेंडिने जो होता है ये क्या करता है, ये इस यहाँ पे जो वेल्व होते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है, ठीक है, इसको खोलने का काम करते हैं। ये कौन सा वेल्व है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। कौन सा वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। ट्राइकस्पिड वेल्व का मतलब क्या है ना, जैसे कोई गेट होता है उसमें तीन किसी घर में जैसे एंट्री है तो एंट्री के लिए जो गेट होता है ना वो 3 पोर्शन वाला, मान लीजिए आप किस तरह से गेट है। वैसे तो डबल डोर आपने जनरली देखा होगा ना, मान लीजिए ट्रिपल डोर है ना, तो ट्रिपल डोर जैसा स्ट्रक्चर ना, तो ये हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये वेल्व जो है ना, ये क्या है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। ये याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। इसमें 3 फ्लैप होते हैं, ठीक है। तो ये 3 फ्लैप इन रस्सी के थ्रू, इन कॉर्डेट टेंडिने के थ्रू ये खुलते हैं और बंद होते हैं ना। जब ये कॉर्डेट टेंडिने से खुलेंगे या बंद होंगे तो यहाँ से ब्लड अंदर आएगा या बाहर जाएगा, ठीक। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन फिर भी रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ना। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व है और इसको खोलने बंद करने का काम कौन कर रहा है, कॉर्डेट टेंडिने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे भी तो वेल्व हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ना।
लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पोर्शन लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इनके बीच में भी वेल्व हैं, ठीक है। ये होते हैं बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ये क्या होते हैं? बाइकस्पिड वेल्व होते हैं। जितने भी लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा हो तो, ठीक है। और तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में बाइकस्पिड वेल्व है। अब ये बाइकस्पिड वाल्व जो है ना, यहाँ पे क्या होते हैं? कॉर्डेड टेंडिन है जो इसको खोलने बंद करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस फ्लैप को, इस बाइकस्पिड, जैसे डबल डोर, जैसे हमारे घर में जो एंट्री होती है तो डबल डोर वाले गेट होते हैं, ठीक है। उसमें दो इस तरह से डोर लगे होते हैं ना, दो डोर लगे होते हैं, ठीक है। तीसरा डोर मान लो नहीं है, यहाँ पे दो डोर लगे हुए हैं एंट्री पे ना, इस तरह से दो डोर लगे हुए हैं, ठीक है। वो खुलेंगे तो कोई भी इंसान अंदर या बाहर आएगा जाएगा। तो इसी तरह से हार्ट के वाल्व, जो ये जो वाल्व है हार्ट का, ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व है ना, इसमें डबल डोर स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरह से कॉर्डेड टेंडिन है जो इसको खोलने या बंद करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये खुलेगा तभी तो क्या होगा? तभी तो ब्लड फ्लो होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये पल्मोनरी आर्टरी भी दी हुई है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और फिर लंग्स में। आपने पहले भी पढ़ रखी है चीज़ें, हाई स्कूल वगैरह में भी पढ़ी होंगी थोड़ा बहुत, कि ये डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में ना। और हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है ताकि वहाँ पे वो ऑक्सीजनेट हो जाए, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाए ना। तो एक तरह से ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है। तो ये ब्लड हार्ट से लंग में कैसे जाएगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कनेक्ट होता है लंग से, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, राइट वेंट्रिकल जो हार्ट का है, ठीक है, हार्ट का राइट वेंट्रिकल है, ये कनेक्ट है लंग से पल्मोनरी आर्टरी इसके थ्रू। और इसमें होते हैं सेमी लूनर वेल्व। इसमें क्या होते हैं? सेमी लूनर, चांद के जैसे वेल्व होते हैं, जिसको बोलते हैं सेमी लूनर वेल्व, ठीक है। आधे चांद के जैसे यहाँ पे वेल्व होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे सेमी लूनर वेल्व, ठीक है। और ये ब्लड को जो है कैरी करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ये पूरी बनी है ब्लू, इससे ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन जब मिल जाएगी तो वो आपका आएगा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जब आएगा पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और पल्मोनरी वेंस में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपका आता है एट्रियम में, तो एट्रियम से फिर कहाँ जाता है? ये एट्रियम से जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड, ये बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप होगा और ये पूरी बॉडी में इसको पंप किया जाएगा, ठीक है। ये आयोटा बनी है, इसके थ्रू क्या होगा? ब्लड पूरी बॉडी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप किया जाएगा, ठीक है। बॉडी के अपर पार्ट, लोअर पार्ट, ठीक है, हर तरफ ये ब्लड जाता है। ब्लड आया कहाँ से था? ये वेना कावा जो होती है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर, दो वेना कावा दी हुई हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आएंगी वेना कावा वेंस जो होती हैं, और ये वाली वेंस जो है नीचे वाली, ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आती हैं। लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आएंगी और फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा? देखो वेना कावा से ब्लड आ रहा है, सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट, ठीक है, तो ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर जब हार्ट रिलैक्स करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजन उसमें मिलेगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन जब मिल जाएगी तो फिर ब्लड कहाँ पे आएगा? पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ पे जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व से पास होकर फिर कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे होता है। तो यहाँ पे आपको ब्लड जो है हार्ट का स्ट्रक्चर भी बता दिया और ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे भी बता दिया, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा ना, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इतना क्लियर हो तो आप कमेंट में यस जरूर लिखेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये आप देखें तो ये क्या है? ये हार्ट का एपेक्स होता है। ये जो नीचे का लोअर पोर्शन है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग एपेक्स। इसको क्या बोलते हैं? एपेक्स। क्योंकि हमारी बॉडी में हार्ट जो होता है ना, वो मतलब उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर ना, वो थोड़ा बाहर के साइड होता है, आउट साइड में होता है, ठीक है। तो उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है, लोअर स्ट्रक्चर जो, वो थोड़ा बाहर के साइड में होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एपेक्स कहते हैं, ठीक है।
और ये जो है इसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देखने को मिलता है। ये बीच में इतना पोर्शन है जिसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल क्या है, सेपरेट है ना। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से क्या है, दोनों वेंट्रिकल जो है सेपरेट हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सेपरेट हैं। और तो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि हार्ट में कौन कौन सा हमें पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख ले नेमिंग, सारी लेबलिंग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हार्ट में वेना कावा ये है, यहाँ से ब्लड हार्ट में आएगा। फिर इसके बाद हार्ट में क्या है, यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। देखने में ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, लेकिन जब आपका हार्ट की आप बात करेंगे आपकी तरफ से तो वो ये राइट साइड में ही आएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और इसके अलावा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व है, कॉर्डिया टेंडिन है जो इसको खोलने बंद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे नोड राइट एट्रियम में होता है जो क्या करता है, ऐसे नोड ये जो है हार्ट बीट का ओरिजिन करता है ऐसे नोड। फिर एवी नोड है, यहाँ से जो है हार्ट बीट एवी नोड में जाएगी और फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स में जाती है और फिर ये पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करेगी, ठीक है। ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरीज, ये पल्मोनरी आर्टरीज है ब्लू ब्लू, ठीक है, इनसे फिर लंग्स में जाता है। यहाँ पे पल्मोनरी वेंस दिखाई गई हैं और फिर लेफ्ट एट्रियम ये वाला पोर्शन दिखाया गया है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर यहाँ पे ऊपर एओर्टा दिखाई गई जिससे ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट में यस जरूर लिखेगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा को ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट भी आपको टाइम पे मिलती रहे। अभी हम लोग इस में आगे बढ़ रहे हैं, कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में भी अभी रीड करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, कि कंडक्टिंग सिस्टम किस तरह से बनता है। ये सब चीज़ें हालांकि आपको अभी समझा दी हमने, ठीक है, इसी चीज़ की थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो अभी पहले हमने जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हार्ट की एनाटॉमी देखी कि हार्ट में किस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, और हार्ट में क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं ये देख लिए, ठीक है। इसके बाद इसका कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है हार्ट का ना, तो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं ये देखते हैं। हार्ट क्या ऑटो एक्साइटेबल है ना, हार्ट क्या होता है ऑटो एक्साइटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ऑटो एक्साइटेबल की जो ये नेचर हमें देखने को मिलता है हार्ट में, कि हार्ट का जो इम्पल्सेस हैं इसका ओरिजिन हार्ट के अंदर ही होता है ना। यानी हार्ट के जो भी हार्ट काम करेगा, ठीक है, उसके जो इम्पल्सेस बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, हार्ट के अंदर ही बन रही हैं ना। जैसे हमें हाथ हिलाना है या पैर हिलाना है या कोई भी काम करना है तो हमें अपने माइंड से सोचना पड़ता है, यानी उसकी नर्व इम्पल्सेस कहाँ बनती हैं, हमारे ब्रेन में बनती हैं ना। जब भी हमें कोई काम करना होता है, ठीक है, तो हम पहले सोचते हैं फिर वो काम करते हैं ना। हमें ग्लास उठानी है, हमने तो हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है, तो हमने पहले माइंड में सोचा, फिर उसकी नर्व इम्पल्सेस आई ब्रेन से और फिर वो हैंड पे वर्क किया और हमने उस ग्लास को पकड़ के उठा लिया, ठीक है। या हमें कोई भी काम करना हुआ तो पहले ब्रेन में उस चीज़ के हम सोचेंगे और फिर हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। लेकिन हार्ट जो होता है ना उसके वर्किंग के लिए हमें ब्रेन से सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। हार्ट की वर्किंग के लिए हमें ब्रेन में माइंड में अपने सोचना नहीं पड़ेगा। क्या होगा कि हमारा हार्ट जो वो ऑटो एक्साइटेबल है, हार्ट के अंदर ही हमने बताया ना ऐसे रोड में इसकी हार्ट बीट बन रही है, तो हार्ट के अंदर जो ऐसे नोड होता है इसी के अंदर इसकी हार्ट बीट बनती है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है। अच्छा, आपसे पूछा था हार्ट किस तरह का ऑर्गन है, तो हार्ट क्या है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम अपने से हार्ट को रोक नहीं सकते या हार्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो हार्ट हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री होता है हार्ट, ठीक है, और इसमें कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है हमारा हार्ट ना। और कार्डियक मसल कैसी होती है, ब्रांच्ड होती हैं। आपसे बोले थे ना कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है, किसी का कमेंट अभी तक नहीं आया ना। तो हार्ट क्या है, ब्रांच्ड, हार्ट की जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है। और अच्छा, इस पूरा जो भी आपको वन शॉट हम बता रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जैद सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पे उसके QR कोड भी अवेलेबल है, तो और लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में दी है टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और PDF वगैरह आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चैप्टर की PDF पड़ी हुई है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लास्ट टाइम में आपका रिवीजन भी आसान होगा, ठीक है। तो हार्ट क्या ऑटो एक्साइटेबल, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, यहाँ पे हम देखते हैं ना, ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड इसको कहते हैं। ये हमारा पेस मेकर है, ठीक है, नेचुरल पेस मेकर, और ये हार्ट की रिदम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हार्ट की रिदम को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, यानी हार्ट बीट लगातार होती रहती है ना, ठीक है। तो अच्छा, आपसे पूछा था कि 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है ना, तो 72 टाइम्स ना, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स, लगभग 72 बार, ठीक है, हमारा हार्ट जो बीट करता है, ठीक है। और ओल्ड पर्सन में या चाइल्ड में हार्ट बीट में वेरिएशन देखने को मिलती है ना।
अच्छा, जो हार्ट बीट 1 मिनट में जो हार्ट बीट हमारी हो रही है 72 टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट रिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट रिदम। तो इसको मेंटेन करने का काम होता है एसए नोड का ना, और ये पेस मेकर भी कहा जाता है क्योंकि ये ओरिजिन कर रहा है हार्ट बीट की। इसके बाद है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवीएन, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये क्या करता है, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू इसके इम्पल्स जो है पास होते हैं ना। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में क्या होता है, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स आते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये आगे, क्योंकि ओरिजिन तो हो गया ऐसे नोड में, इम्पल्स तो बन गई, लेकिन वो पूरे हार्ट तक पहुँचेगी कैसे, ठीक है। जो नर्व इम्पल्स बनी हार्ट के ऐसे नोड में, उसको पहुँचाने का काम कौन करेगा पूरे हार्ट में, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब मिलके पूरे हार्ट में उस इम्पल्स को पहुँचाते हैं, जिससे कि पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना। पूरा हार्ट क्या करता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो ये एवी नोड की वजह से होता है ना। तो ये हमने देखा कंडक्टिंग सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, एसए नोड और एवी नोड। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है, कि हमारी कार्डियक साइकिल क्या होती है, यानी हार्ट जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो ये किस तरह से ये इवेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंशियल इवेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि अदर चैप्टर्स के जो है लेक्चर्स भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, और तो आप वहाँ से हमारे हर जो है देख सकते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स के लेक्चर भी देख सकते हैं, वन शॉट भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, जो भी आपके चैप्टर्स वगैरह छूटे होते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो अभी हम लोग बात करें सीक्वेंशियल इवेंट की, कि हमारा हार्ट जो है उसमें किस तरह से जो है इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर का पोर्शन जो होता है हार्ट के, ठीक है, हार्ट हमने पढ़ा भी, तो जो ऊपर का पोर्शन पढ़ा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। इसको ब्लू कर लेते हैं क्योंकि हार्ट भी रेड रेड है और ये भी रेड हो जा रहा है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा ना। इसको या तो येलो कर लें, येलो ज़्यादा सही रहेगा, येलो सही रहेगा, ये वाला, ठीक है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, अभी ब्लू ही रहने देते हैं, यहाँ से गड़बड़ी नहीं है ना, ठीक है। इसका कलर अभी तो चेंज हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है कि कहाँ तक बता दिया आपको, हाँ, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसके बाद होता है जॉइंट डायस्टोल ना, यानी जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। एट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो साथ साथ में क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना, फैलना, ठीक है। तो एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों एक साथ रिलैक्स करते हैं ना। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या हुआ, पहले ऊपर का पार्ट हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जो अपर पार्ट था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ब्लड आगे बढ़ा, वेंट्रिकल में गया, ठीक है। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड कहाँ पे गया, वेंट्रिकल में गया। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड जो है बॉडी में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, या लंग्स में जाएगा। तो इस तरह से फिर जब दोनों कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो इसके बाद दोनों रिलैक्स भी तो होंगे, तो दोनों एक साथ क्या होते हैं, जॉइंट डायस्टोल होता है, दोनों एक साथ रिलैक्स होते हैं, ठीक। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो गया, इसको साफ करते हैं डायग्राम को थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि पहले एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक, फिर उसके बाद दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसके बाद क्या होगा, दोनों साथ में रिलैक्स होंगे ना। और इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो हार्ट में फिल होता है, और फिर हार्ट से अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में, कि कार्डियक आउटपुट जो है ये क्या होता है हमारा, ठीक है। अब जब ब्लड पंप होता है, जब हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, तो हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, क्योंकि पंपिंग कौन करेगा, वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल से ब्लड जो है पूरी बॉडी में जब पंप होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट ना। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट ना, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जितना ब्लड जो है वो हमारी बॉडी जो हार्ट से पंप आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, यानी बॉडी में जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। और ये देखो, हार्ट जब एक बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जितना ब्लड रिलीज होगा उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हार्ट जब एक बार पंप करता है तो जितना ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हार्ट रेट है, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। तो जब हम इसका स्ट्रोक वॉल्यूम का हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग हमारे पास 5 लीटर ब्लड आता है,
ठीक है, यानी कार्डियक आउटपुट जो 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट होगा कितना होगा 5 लीटर। तो 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारा 1 मिनट में हमारे हार्ट से पंप होता है और वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि कार्डियक आउटपुट हमारे क्या होता है, अप्रॉक्स 5 लीटर होता है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट ना। स्ट्रोक वॉल्यूम में जब हार्ट रेट का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, आपको मेन डेफिनेशन पे इसके ध्यान देना है कि 1 मिनट में जो ब्लड पंप आउट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ट साउंड के बारे में ना, कि हार्ट का साउंड किस तरह से होता है। तो लब और डप ये 2 साउंड की आवाज़ आती है। ठीक है, 2 आवाज़ें आती हैं, 2 साउंड आते हैं हमारे हार्ट के ना। कौन कौन से साउंड है, लब और डप। तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व, इसको हम लोग बोलते हैं लब साउंड। ठीक है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, इसको क्या बोलते हैं, लब साउंड है ना। और डप साउंड जब यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले जब बंद होते हैं ना, ये हार्ट में अलग अलग साउंड कैसे आते हैं भाई, स्टेथोस्कोप वगैरह लगाते हैं जब हम लोग, तो हार्ट के हम लोग साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो हार्ट का साउंड सुन सकते हैं ना उससे, स्टेथोस्कोप से। तो वो जो साउंड होता है, वो साउंड जो है ये क्यों होता है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व होते हैं, इनकी वजह से ये साउंड होता है ना। तो लब साउंड ये ज़्यादा तेज साउंड होता है, लब जो होता है ये ज़्यादा तेज साउंड होता है, और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व से होता है। इसके बाद है डप साउंड, ये सेमिलूनर वाल्व जब बंद होते हैं तो इनकी वजह से डप, जैसे गेट होता है भाई, घर का गेट जब आप बंद करो तो साउंड होगा। ठीक है, गेट है या दरवाजा है या खिड़की है, ठीक है, तो दरवाजा या खिड़की जब आप बंद करते हो तो अचानक से वो बोलता है बाहर से ना, आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो जो आवाज़ आ रही है, उसी तरह से हमारे हार्ट में जब ये वेल्व जब क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, तो लब की या डप की आवाज़ आ रही है। लब की आवाज़ ये बहुत तेज़ होती है। ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वेल्व के बंद होने से होती है। और सेमिलूनर वेल्व जब बंद होते हैं तो कौन सी आवाज़ आती है, डप की आवाज़ आती है ना, डप की आवाज़ आती है। इनकी पोजीशन आपको बताई थी, ट्राइकस्पिड वेल्व लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और बाइकस्पिड वेल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, सेमिलूनर वेल्व जो होते हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, यानी कह सकते हैं हाँ पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होते हैं। ठीक है, तो लब और डप ये 2 आवाज़ आती हैं। लब आवाज़ तेज होती है ज़्यादा, ठीक है, लाउड होती है, और डप आवाज़ थोड़ी क्या होती है, कम होती है, स्लो होती है ना। तो लब और डप ये 2 आ जाती है हार्ट की। तो हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, सीक्वेंशियल इवेंट इसके क्या क्या रहे ना, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जायंट डायस्टोल क्या होता है ये देखा, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में जो हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है 5 लीटर का अप्रॉक्स, और हार्ट साउंड लब या डप की आवाज़। ठीक है, किस तरह से निकलती है, आपको ये वेल्व याद रखने की, इस वेल्व से कैसी आवाज़ आ रही है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में, कि ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ये खास फीचर होता है ह्यूमन हार्ट का। 1 मिनट, अभी क्या क्या बचा हुआ है ना, थोड़ा सा ये चैप्टर बस और बचा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है ना, तो थोड़ा सा आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते रहिए। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन जो है ना, डबल सर्कुलेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर हम लोग बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डबल सर्कुलेशन, देखो आपको क्या बताया कि ब्लड एक बार हार्ट से लंग में जाता है। हार्ट से एक बार ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग में, क्योंकि प्योरीफाई होना है ना। वेंट्रिकल लेफ्ट राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लंग में जाएगा, वहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी। ठीक है, और फिर लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, वो वापस से हार्ट में आएगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, तो हार्ट से लंग्स में ब्लड जा रहा है और लंग्स से हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से फिर कहाँ पे जा रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है। ठीक है, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, ब्लड के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, और फिर वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस हार्ट में आ जाएगा। ये CO2 यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं CO2। हार्ट से जब लंग में गया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, फिर लंग से जब हार्ट में ब्लड गया तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो गया वो ब्लड। अब वो हार्ट से फिर ब्लड बॉडी में जा रहा है तो उसमें क्या है, उसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा ही होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और बॉडी से जब हार्ट में वापस आ रहा है तो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, क्योंकि बॉडी ब्लड की ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो हार्ट में जो ब्लड वापस आएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो अब एक बार ब्लड कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, और एक बार ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है। तो 2 जगहों पे ब्लड जा रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बार ब्लड
लंग्स में जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, हार्ट से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, हार्ट ब्लड को पंप करेगा लंग्स में, ठीक है। और फिर एक बार ब्लड जब ब्लड पंप होगा हार्ट से तो कहाँ पे जाएगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पे 2 जगह पे ब्लड जा रहा है बारी बारी, एक बार लंग्स में एक बार बॉडी में, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, यानी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, हार्ट है ये, हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो ये एक बार लंग में ब्लड गया, ठीक है, वहाँ से इसका क्या हुआ, प्योरीफिकेशन हुआ, इसमें ऑक्सीजन वगैरह मिक्स हुई, ठीक है। और फिर ब्लड वापस आया हार्ट में, और हार्ट से फिर ब्लड कहाँ पे गया, हार्ट से फिर ब्लड गया बॉडी पार्ट्स में गया। देखो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, ये एरो के थ्रू दिखाया हुआ है ना, एरो के थ्रू, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो बने हुए हैं, फिर ये अपवर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि हार्ट से ब्लड बॉडी में आया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलेशन, एक बार लंग्स में ब्लड गया जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और एक बोलते हैं जब ब्लड पूरी बॉडी में गया तो इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हार्ट से पहले ब्लड कहाँ पे गया, याद रखना, पहले जाएगा लंग्स में, इसका ऑक्सीजनेशन होगा, इसमें ऑक्सीजन मिलेगी, फिर ये ब्लड वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा, फिर ये जब उसका ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगे बॉडी पार्ट्स तो ये वापस ब्लड को रिटर्न करेंगे कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है ना, बार बार ब्लड पंप होता रहता है और ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपको देखो पल्मोनरी आर्टरी दी है जो ब्लड को लेके जा रही है लंग्स में। जनरली जो आर्टरी होती है उनमें प्योर ब्लड होता है, आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें किस तरह का ब्लड होता है, इसमें जो ब्लड है हमारा वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। नॉर्मल जो आर्टरी हमारा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और पल्मोनरी यानी जो आर्टरी लंग्स में जा रही है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसी तरह से नॉर्मल जो वेन्स होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये नॉर्मल वेन है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी वेन है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो वेन्स होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं जो लंग्स से ब्लड को लेके आती हैं हार्ट में, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एक्सेप्शन है ब्लड के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे 2 तरह की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो आर्टरी और वेन ना। आर्टरी थिक वॉल होती है क्योंकि ब्लड पंप होकर आर्टरी में आता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड आर्टरी में आता है, तो एक प्रेशर के साथ आता है आर्टरी में। तो अगर आर्टरी, जैसे आप 2 तरह की पाइप देखेंगे, एक होती है मोटी पाइप ना, वो मोटी पाइप जो होती हैं, ठीक है, और एक होती है पतली पाइप होती हैं, थोड़ी लचीली फ्लेक्सिबल होती हैं, गार्डन पाइप वगैरह आती हैं घर में जो हम लोग वाटर पाइप का यूज़ करते हैं, या हम लोग तार समझ सकते हैं, कुछ तार मोटे तार होते हैं और कुछ पतले तार होते हैं ना। तो उसी तरह से हमारी ब्लड वेसल्स जो है ना, कुछ मोटी और कुछ पतली हैं ना। इसकी वॉल थिक है आर्टरी की, ठीक है, इसकी वॉल थिक है, ये मोटी है, और ये वेन्स जो होती हैं इनकी वॉल थोड़ी सी पतली होती हैं। अच्छा, ये आर्टरी की वॉल मोटी क्यों है, इसकी वॉल थिक क्यों, क्योंकि ब्लड इसमें बहुत तेज़ी से पंप होता है, ठीक है, प्रेशर के साथ आता है, तो इसको प्रेशर भी झेलना होता है आर्टरी को ना, क्योंकि जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो डायरेक्ट इसमें आता है, आर्टरी में आता है, या तो पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, या तो ये डॉर्सल एओर्टा से बॉडी के सिस्टमिक आर्टरीज में आता है ब्लड ना। तो ये आर्टरीज को ब्लड का प्रेशर झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्टरी की वॉल थोड़ी मोटी होती है, ताकि ये डैमेज ना हो जाए आर्टरी ना। ब्लड बहुत तेज़ी से मान लो आर्टरी में आया तो ये आर्टरी डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, मोटी वॉल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो वेन्स होती हैं, वेन्स की वॉल पतली होती है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे ब्लड रिस इसके वापस हार्ट में जाता है, ठीक है। वेन के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो होता है वेन्स के थ्रू बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होता है और वापस से कहाँ पे जाता है, हार्ट में जाता है। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो वेन जो होता है, अच्छा, वेन में आपको वेल्स देखने को मिलेंगे ना। वेन में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, ठीक है, ताकि एक डायरेक्शन इसकी बनी रहे, क्योंकि आर्टरी में वॉल्स नहीं होते, ठीक है। आर्टरी में वॉल्व नहीं होगी, वेन में वॉल्व होते हैं। आर्टरी जो होती है इसमें ब्लड हार्ट के जो प्रेशर था, ब्लड प्रेशर था, उससे जो है आगे बढ़ता है, आर्टरी में ब्लड आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी भी वेल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेन्स में छोटे छोटे वेल्व होते हैं जो इसको एक डायरेक्शन में बना के रखते हैं ब्लड को, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन में है। यहाँ पे कैपिलरी का डायग्राम भी दिया हुआ है, ये कैपिलरी का डायग्राम है। कैपिलरी क्या करता है, ब्लड को टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में लेके जाता है, हर एक सेल में लेके जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। और तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होता है और
सिस्टमिक सर्कुलेशन भी होता है, यानी एक बार ब्लड आपके लंग्स में जाएगा और एक बार ब्लड जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, बॉडी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी की ना, ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको बोलते हैं। तो ये ईसीजी क्या होता है ना, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी कमेंट नहीं करते अपने कोई भी डाउट, कोई भी अगर कहीं भी डाउट आ रहा हो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए रखा गया, इसमें साथ साथ में हम लोग आपके डाउट भी क्लियर करते चलेंगे, तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी ना। अब ये ईसीजी क्या है, तो हमारे जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है ना, कुछ वेव्स बनती हैं। ठीक है, तो हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा तो यहाँ पे कुछ वेव्स, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ना। ये प्रोसीजर जो होता है, ये ग्राफ इस तरह से मिलता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये जो ग्राफ हमको मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस तरह से आपने देखा होगा मशीन वगैरह में नहीं, वेव्स चलती रहती हैं, और जब वेव्स फ्लैट हो जाती हैं तो इंसान जो है वो क्या होता है, डेड हो जाता है पूरा। ठीक है, इस तरह से अगर वेव्स चलती रहेंगी PQRST ना, ये वेव्स जो चल रही हैं, इसका अगर ये शेप मेंटेन रहेगा, ठीक है, तो इंसान जो है नॉर्मल उसकी हार्ट बीट करता रहेगा ना। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, मशीन्स में वहाँ पे क्या दिखाते हैं, हार्ट को बीट करते हुए दिखाते हैं। लास्ट टाइम जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो हार्ट बीट करता रहता है, उसकी वेव्स बन के आती रहती हैं, लेकिन जैसे वो डेथ हो जाती है उसकी, तो वो जो है वेव्स क्या होती है, फ्लैट हो जाती हैं। ठीक है, फ्लैट हो जाती हैं। तो जब फ्लैट हो जाएंगी मतलब क्या है कि अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा। ये वेव तभी बनती हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी वेव बन रही है, PQRST, इस तरह से वेव बन रही है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं वेव कब बनती हैं। ठीक है, जैसे पी वेव है, तो पी वेव बनती है जब एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है इसको हम लोग डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे पी वेव बनेगी। ठीक है, याद रहेगा, पी वेव कब बनेगी, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट का ऊपर का पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पी वेव बनती है। QRS कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हार्ट का जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स ये बनेगा। ठीक है, ये देखो ये QRS बन रहा है ना, तो ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट, ये एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से बना था P, और ये QRS वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से बना। ठीक है, Q बना, R बना, फिर S बना। इसके अलावा T जो होता है, ये T कैसे बनता है, वेंट्रिकल के रिपोलराइज यानी क्या करने से, रिलैक्स करने से बनता है। ठीक है, तो वेंट्रिकल के रिलैक्स करने से ये T बनेगा, T वेव बनेगी ना। तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से P बनी थी, QRS बनी थी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से, और इसी टाइम पे जो है एट्रियम रिलैक्स भी करता है, और T वेव बनी वेंट्रिकल के रिलैक्स करने से। ये हम कह सकते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल साथ में भी रिलैक्स होते हैं, तो ये T वेव बनती है। तो PQRST इस तरह से 3 वेव बन रही हैं। ये आपको ध्यान देना है कौन सी वेव कब बन रही है। P वेव कब बन रही है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से। QRS वेव कब बन रही है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एट्रियल का रिलैक्सेशन भी स्टार्ट हो जाता है ना। और T वेव बन रही है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से। ठीक है, तो इस तरह से वेव बन रही है। ये पूरा जो ग्राफ मिलता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और इस प्रोसीजर को ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। इतना अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ना। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर। आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर 140 और 90, ये हमारा ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो ये डिसऑर्डर से रिलेटेड है ना, कि हमारी ब्लड में क्या क्या देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल, अगर हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप लोग को पता होगा ना कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 mmHg, 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120/80 होता है। दो तरह के ब्लड प्रेशर में हम लोग पढ़ते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बोलते, उससे जो ब्लड जब पंप होता है ब्लड वेसल्स में तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, जब हार्ट पंप करेगा, हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, तो एक प्रेशर के साथ आर्टरीज में जाएगा। जैसे आप पाइप दबाते हैं, पाइप से मान लो पानी रिलीज हो रहा है, वाटर पाइप में पानी रिलीज हो रहा है, आप पाइप को थोड़ा दबा दें, ठीक है, तो पानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, पानी का फोर्स बढ़ जाता है ना। उसी तरह से हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड बहुत तेज़ी से फोर्स के साथ आर्टरी में जाता है, तो ये प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg होता है। ये जो ब्लड का प्रेशर है ये 120 mmHg, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो हार्ट के सिस्टोल की वजह से होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से।
दूसरा है ATMMHG, ये होता है हार्ट के डायस्टोल। जब हार्ट रिलैक्स करता है धीरे धीरे रिलैक्स, तब भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी जो है ब्लड वो आर्टरीज में जाता रहता है। ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स करेगा ना तो भी ब्लड क्या होगा, धीरे धीरे, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड बहुत तेज़ी से आर्टरीज में गया, एओर्टा में गया, आर्टरीज में गया, और उस टाइम पे प्रेशर था 120 mmHg। ठीक है, और जब हार्ट क्या किया, रिलैक्स किया, धीरे धीरे जब रिलैक्स किया तो भी ब्लड थोड़ा थोड़ा रिस के धीरे धीरे जाता रहेगा आर्टरीज में। तो ये प्रेशर कितना होता है 80 mmHg। ठीक है, जो धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 80 mmHg क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अब क्या हो जाए, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये बढ़ जाए 140 हो जाए। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 है ये 90 हो जाए। ठीक, तो ये जब बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी ना, लोगों का अक्सर हाई बीपी हो जाता है, तो लोगों को बीपी वगैरह मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीपी की जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, बीपी की मशीन का नाम क्या होता है जिससे हम लोग बीपी मेज़र करते हैं। एक और आपसे पूछे थे क्वेश्चन कि फ़िश के सर्कुलेटरी सिस्टम या उसके हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लस फ़िश के हार्ट को क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट, क्योंकि फ़िश का हार्ट जो होता है ना उसमें इम्प्योर जो है ब्लड और प्योर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, उसमें इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो वो जो उसका हार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीनस हार्ट। ठीक है, या उसके अंदर जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं वीनस ब्लड। तो हाइपरटेंशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब किसी को हाई बीपी हो जाता है तो उसका जो नॉर्मल बीपी होना चाहिए था 120 80 mmHg, ये बढ़ के कितना हो जाता है 140 और 90। इस वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, ब्लड वेसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये हाई बीपी कंडीशन होती है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा पसीना आता है हाई बीपी में। ठीक है, और सूजन स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो ये हाई बीपी के सिम्टम्स होते हैं कि स्वेलिंग आ सकती है, पसीना बहुत आ सकता है। ठीक है, और हाई बीपी को अगर रिड्यूस करना होता है तो उसके लिए क्या कोई मीठी चीज़ वगैरह जैसे खाते हैं। ठीक है, कोई मीठी चीज़ हो गई ना, चॉकलेट हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोई मीठी चीज़ हो गई, तो उसको खा के बीपी को नॉर्मल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है, कैड जिसको बोलते हैं, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अच्छा, एक हाई बीपी आपको बताया, एक लो बीपी भी होता है ना, एक लो ब्लड प्रेशर भी होता है जब ब्लड प्रेशर 120 80 के नीचे हो जाए। ठीक है, तो ये होता है लो बीपी। जब किसी को लो बीपी हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह होता है, स्वेटिंग होती है, चक्कर आते हैं। ठीक है, और लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट वगैरह नमकीन चीज़ें खानी पड़ती हैं, तो बीपी क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। कोरोनरी, अब है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ ना, तो इसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या होगा, एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल में कह सकते हैं छोटे छोटे क्लॉट जमा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट छोटे छोटे जमा हो जाते हैं। यानी ब्लड वेसल एक तरह से जैसे घर की पाइपलाइन है, उसमें अगर कोई गंदगी वगैरह जमा हो जाए ना, या जैसे आप लोग नाली देखते हैं बाहर, तो उसमें अगर सीवेज वगैरह उस सीवेज में, नाली वगैरह में अगर कुछ कूड़ा वगैरह जमा हो जाता है तो फिर नाली पास आउट नहीं हो पाती। ठीक है, नाली वगैरह जैसे घर के बाहर की होती है घर में, तो उसमें अगर कूड़ा वगैरह कुछ जमा हो जाए, कोई ऐसा मटीरियल उसमें जमा हो जाए जिस वजह से वो उसको ब्लॉक कर देता है ना नाली को, तो उसमें से पानी जो है पास आउट नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है वहाँ पे, और नाली वगैरह से पानी लीक करने लगता है। उसी तरह से हमारी क्या होती है, जो बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा चिकना सामान खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होने लग जाता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड पास आउट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ब्लड अच्छे से पास नहीं कर पाता, तो यानी हार्ट से ब्लड पंप होगा, ब्लड वेसल में तो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्लड वेसल से फिर वो बॉडी में नहीं आ पाएगा, तो ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लड जो है ये हार्ट के ऊपर एक क्या पड़ेगा, हार्ट के यहाँ पे ब्लड जमा होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का एक क्लॉट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, इसी को हम लोग एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं ना। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ कि ब्लड जो है, ये एक मिनट आपको हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो रही हो ना, यहाँ पे ये चीज़ छुप रही हो। ठीक है, आई होप अब क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ चीज़ें छुप रही थी ना, तो और थोड़ा छोटा कर दे ताकि ये विजिबल हो जाए ना, साइड में नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलो, तो एथीरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लड वेसल में क्लॉट जमा हो गया कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड को पास होने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से क्या होता है कि हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, ब्लड बहुत प्रेशर से ब्लड वेसल्स में आता है और ब्लड वेसल्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंजाइना। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस भी इसको बोलते हैं, चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंजाइना चेस्ट पेन।
तो ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है। और हार्ट मसल्स में जब प्रॉपर ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाती हार्ट मसल्स को, तो ये एंजाइना यानी चेस्ट पेन हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही हार्ट को, ठीक है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाने के चांसेस क्या होते हैं कि हार्ट मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ठीक है। या उसमें जो ब्लड आ रहा था, ठीक है, वो ब्लड का उसमें भी क्लॉटिंग हो जाती है। तो इनर सप्लाई जब ब्लड जो बिना का वेंस वगैरह ब्लड को लेकर आ रही थी, तो वेंस वगैरह में अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, या लंग्स वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, एंजाइना जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। जब हार्ट ब्लड को सफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि हार्ट मसल जब जैसे एंजाइना हो रहा है किसी को बार बार, हार्ट मसल बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो अब हार्ट क्या होगा, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली, ठीक है। तो बॉडी में क्योंकि हार्ट का काम तो ब्लड को पंप करना है, पूरी बॉडी में ब्लड को कैरी करना है, अब हार्ट जब ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आ जाती है। यानी ब्लड को सफिशिएंट बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर एक ऑर्गन टिश्यूज़ में नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाती है। तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन्स को टिश्यूज़ को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट फेलियर कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमने डिसऑर्डर्स में क्या क्या देखा, हाइपरटेंशन देखा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ देखा, एंजाइना देखा, हार्ट फेलियर देखा। आई होप ये आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसका हमने मेन जितने भी पॉइंट थे ये सारे इस लेक्चर में कवर कर लिए, ठीक है। और कोई भी कहीं भी आपका डाउट या क्वेरी रहती है, आप कमेंट करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे इनके नोट्स जो हैं इस लेक्चर के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।